स्टीव जॉब्स। दोस्तों, अगर आप एक टेक एंथुसियास्ट हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इनका नाम ना सुना हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। स्टीव जॉब्स वाज वन ऑफ देम। और आज के वीडियो में हम इन्हीं की लाइफ जर्नी को डिस्कस करेंगे और इनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, तो हो सकता है उन सबको कवर करते करते ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा बन जाए। बट एनीवेज, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एमएस। तो ये कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 1955 को, जब स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था। लेकिन उस टाइम पे उनके पेरेंट्स की शादी नहीं हुई थी। उनकी मदर तभी सिर्फ 23 ईयर्स की थी और तभी वो कॉलेज में स्टडी कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये बेबी को एडॉप्शन के लिए दे देंगे। और कुछ महीने बाद पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने ये बेबी को एडॉप्ट किया और इसको नाम दिया स्टीवन पॉल जॉब्स, या फिर शॉर्ट में कहे तो स्टीव जॉब्स। और स्टीव जॉब्स को एडॉप्ट करने के कुछ साल बाद उन्होंने एक और बेबी गर्ल को एडॉप्ट किया और उसका नाम उन्होंने रखा पैटी जॉब्स। और स्टीव जॉब्स की शुरुआत की पढ़ाई मोंटालोरा एलिमेंट्री स्कूल से हुई और उनके फादर पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे, तो इसलिए वो बचपन से ही स्टीव जॉब्स को मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत सिखाते रहते थे। और यहीं से स्टीव जॉब्स को मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट जागा। और फिर अराउंड 1970 के टाइम पे उनकी मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से हुई, जो कि उस टाइम पे एक इंजीनियर थे। और वैसे तो स्टीव वॉजनियाक 5 साल बड़े थे स्टीव जॉब्स से, लेकिन उन दोनों की दोस्ती बहुत ही जल्दी हो गई और दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और फिर सितंबर 1972 में स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और वो कॉलेज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था और स्टीव को कभी ये अच्छा नहीं लगता था कि उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती करे। तो इसीलिए सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद दिसंबर 1972 में स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया। और फिर कुछ साल बाद फरवरी 1974 में स्टीव जॉब्स ने अटारी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। अटारी उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर कंपनी थी और वो वीडियो गेम्स बनाती थी। और उनके जॉब करने का रीज़न ये था कि वो कुछ पैसे कमाना चाहते थे ताकि वो इंडिया आ सके और इंडिया के कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के बारे में और नॉलेज गेन कर सके, बिकॉज उनको स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और फिर फाइनली सितंबर 1974 में उन्होंने कुछ पैसे जमा कर लिए और वो इंडिया आ गए। और इंडिया में कुछ महीने स्पेंड करने के बाद वो वापस अपने घर चले गए। एंड उस टाइम पे कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े हुआ करते थे, एक फ्रिज या फिर इवन एक रूम जितने बड़े। लेकिन कुछ इंजीनियर्स ने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया था जिससे कि ये बड़े कंप्यूटर की पावर को एक बहुत ही छोटे साइज में डाला जा सके, और इसको ज्यादातर लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते थे। एंड जब स्टीव वॉजनियाक को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी खुद का एक पर्सनल कंप्यूटर बनाने की कोशिश की और काफी मेहनत के बाद फाइनली जून 1975 में उन्होंने एक पर्सनल कंप्यूटर बना लिया। और ये पर्सनल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एडवांस था बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज के पर्सनल कंप्यूटर से। लेकिन स्टीव वॉजनियाक के लिए ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, उनके बाकी एक्सपेरिमेंट की तरह। लेकिन जब उन्होंने ये कंप्यूटर स्टीव जॉब्स को दिखाया तो स्टीव जॉब्स समझ गए कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए उन्होंने स्टीव वॉजनियाक को कन्विंस किया कि वो दोनों मिलकर एक कंपनी शुरू करे और ये कंप्यूटर को बेचे। लेकिन पहले तो स्टीव वॉजनियाक नहीं मान रहे थे, लेकिन थोड़ा और रिक्वेस्ट करने के बाद स्टीव जॉब्स ने उनको मना ही लिया। और बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर एक कंप्यूटर कंपनी शुरू करेंगे। और उस टाइम पे स्टीव जॉब्स एक फ्रूटेरियन डाइट फॉलो कर रहे थे, मतलब तभी वो सिर्फ फ्रूट्स खाते थे और कुछ नहीं खाते थे। और इसीलिए उनको एप्पल बहुत ज्यादा पसंद था। और जब वो लोग ये कंपनी का नाम डिसाइड कर रहे थे तब स्टीव जॉब्स अपने दूसरे एक फ्रेंड के फार्म हाउस से लौट कर आ रहे थे और वो फार्म हाउस में बहुत सारे एप्पल के ट्रीज थे। तो स्टीव जॉब्स को एक थॉट आया कि क्यों ना वो कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर रखे। एंड क्योंकि एप्पल ए से शुरू होता है तो टेलीफोन बुक में या कहीं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली लिस्ट में एप्पल का नाम बहुत ही ऊपर आता, इवन अटारी से भी ऊपर आता जहाँ पे स्टीव जॉब्स पहले काम कर रहे थे। और फिर फाइनली 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर को शुरू किया। और जो कंप्यूटर स्टीव वॉजनियाक ने बनाया था उसको उन्होंने नाम दिया एप्पल वन। और कुछ ही दिनों के अंदर उनको 50 एप्पल वन कंप्यूटर्स का ऑर्डर आ गया। लेकिन इतने सारे कंप्यूटर बनाने के लिए उनको एक जगह चाहिए थी और उनके पास तभी इतने पैसे नहीं थे कि वो एक शॉप को या एक ऑफिस को खरीद सके। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि स्टीव जॉब्स के घर पे जो गैरेज था उसी को वो अपना ऑफिस बनाएंगे। और इस तरह से एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई थी। और ऑब्वियसली कंपनी चलाने के लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए स्टीव जॉब्स बहुत सारे अलग अलग लोगों से बातें कर रहे थे और उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे एप्पल कंप्यूटर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और फिर फाइनली 3 जनवरी 1977 को उनको एक इन्वेस्टर मिल गए जिनका नाम था माइक मार्कुला और उन्होंने एप्पल में $250,000 इन्वेस्ट किए। और फिर फाइनली एप्पल अपने पहले एक्चुअल ऑफिस में शिफ्ट हो गया था और स्टीव वॉजनियाक ने एप्पल के नेक्स्ट कंप्यूटर पर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया था। और फिर अप्रैल 1977 में एप्पल ने
एप्पल 2 को इंट्रोड्यूस किया और ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे लोगों ने ये कंप्यूटर परचेज किया और एप्पल को इससे बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली। और दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था क्रिश्चियन ब्रेनन, और उन्होंने स्टीव जॉब्स को खबर दी कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे। और फिर 17 मई 1978 को उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था लीजा ब्रेनन जॉब्स। लेकिन क्योंकि स्टीव जॉब्स तभी सिर्फ 23 इयर्स के थे और उनकी कंपनी एप्पल को अभी अभी सक्सेस मिलना शुरू हुई थी, तो इसलिए वो रेडी नहीं थे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, और इसीलिए उनकी गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन ब्रेनन ने ही काफी सालों तक लीजा की देखभाल की। स्टीव जॉब्स ने लीजा का पढ़ाई का खर्चा और बाकी सारे खर्चे तो उठाए, लेकिन उसको अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। और काफी सालों के बाद स्टीव जॉब्स ने खुद ऐसा कहा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सिचुएशंस को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। और दूसरी तरफ एप्पल 2 की सक्सेस को देखकर एप्पल ने अपने नेक्स्ट कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया और फिर 1980 में एप्पल ने अपना एप्पल 3 कंप्यूटर लॉन्च किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इनफैक्ट एप्पल 3 के लॉन्च होने के बाद भी एप्पल 2 ज़्यादा बिक रहा था और उसी से कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा था। और फिर 12 दिसंबर 1980 को एप्पल एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई और तभी एप्पल की वैल्यू $1.6 बिलियन हो गई थी। और तभी एप्पल 2 नए कंप्यूटर्स पर काम कर रहा था, लीसा और मैकिंटॉश। लीसा एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर था जो कि बिजनेस और कॉर्पोरेट यूज के लिए बनाया जा रहा था, और दूसरी तरफ मैकिंटॉश एक सस्ता, छोटा, कम पावर वाला कंप्यूटर था जो कि लोग अपने घर पर यूज कर सके। लेकिन एप्पल का मेन फोकस लीसा कंप्यूटर पर ही था और स्टीव जॉब्स भी यही कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। लेकिन स्टीव जॉब्स हमेशा से ही काफी डिमांडिंग थे, वो अपने कंप्यूटर में ऐसी ऐसी चीजें डालना चाहते थे जो कि उस टाइम के हिसाब से इम्पॉसिबल लगती थी, और वो अपने एम्प्लॉइज के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन पर काफी ज्यादा प्रेशर डालते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ये प्रेशर की वजह से ही एप्पल के एम्प्लॉइज वो सारी चीजें भी हासिल कर पाते थे जो कि शायद वो नॉर्मली कभी नहीं कर पाते। लेकिन ऑब्वियसली तभी किसी को ये चीज नहीं समझ में आ रही थी। सबको लग रहा था कि स्टीव जॉब्स एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए एप्पल के बाकी डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि स्टीव जॉब्स को लीसा के डेवलपमेंट में से निकाल दिया जाए। और फिर इसीलिए फरवरी 1981 में स्टीव जॉब्स ने मैकिंटॉश पर काम करना शुरू कर दिया। और काफी सालों की रिसर्च के बाद फाइनली 19 मार्च 1983 को एप्पल ने लीसा कंप्यूटर को अनाउंस किया। लेकिन लीसा भी जितना एप्पल ने सोचा था उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो अब एप्पल की पूरी उम्मीद मैकिंटॉश पर टिकी हुई थी। और स्टीव जॉब्स को तभी लगा कि एप्पल को एक नए सीईओ की जरूरत है, तो इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जॉन स्कली, जो कि उस टाइम पे पेप्सिको कंपनी के सीईओ थे, उनको एप्पल का सीईओ बनाया जाए। और फिर 24 जनवरी 1984 को एप्पल ने मैकिंटॉश कंप्यूटर को अनाउंस किया एक ह्यूज प्रोडक्ट लॉन्च के साथ और एक अमेजिंग कमर्शियल के साथ। मैकिंटॉश का कमर्शियल इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि पूरे दुनिया में सबकी नजर एप्पल की तरफ मुड़ गई। बट मैकिंटॉश में भी कुछ कमियां थी जिसके वजह से वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना कि एप्पल ने सोचा था। और अब एप्पल 3 प्रोडक्ट फेस कर चुका था, पहले एप्पल 3, फिर लीसा और अब मैकिंटॉश। और सबको लग रहा था कि इन सब का रीजन स्टीव जॉब्स का बिहेवियर है, और इसीलिए एप्पल के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि स्टीव जॉब्स को ऑपरेशनल ड्यूटी से निकाल दिया जाए। और फिर 17 सितंबर 1985 को स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन कर लिया और फिर उन्होंने खुद की एक नई कंप्यूटर कंपनी शुरू की जिसका नाम था नेक्स्ट। और फिर 7 फरवरी 1986 को स्टीव जॉब्स ने एक और कंपनी खरीद ली जिसका नाम था पिक्सर, जो कि एनिमेटेड मूवीज बनाती थी। और फिर नवंबर 1986 में उनको एक और बुरी खबर मिली कि उनकी एडॉप्टिव मदर क्लारा जॉब्स की डेथ हो चुकी थी। और इसके बाद स्टीव जॉब्स अपने ओरिजिनल पेरेंट्स कौन है ये जानना चाहते थे, तो थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उनको पता चला कि उनके मदर का नाम था जॉनी स्काइबल सिम्पसन और उनके फादर का नाम था अब्दुल फतेह जंडाली। और जब वो अपनी मदर से मिले तो उनको पता चला कि स्टीव जॉब्स के जन्म के बाद उनके पेरेंट्स ने शादी कर ली और उनकी एक और बेटी हुई थी जिसका नाम था मोना सिम्पसन। लेकिन उसके कुछ साल बाद उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और बाद में अब्दुल फतेह जंडाली रेस्टोरेंट बिजनेस में काम कर रहे थे एंड उनका एक रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे विजिट करते थे, इवन स्टीव जॉब्स भी। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स और अब्दुल फतेह जंडाली ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया था और बात भी की थी, लेकिन तभी वो दोनों नहीं जानते थे कि उनका बाप बेटे का रिश्ता है। और स्टीव जॉब्स को यह बात काफी सालों के बाद पता चली। तो ये थी उनकी फैमिली की कहानी। अब वापस उनके बिजनेस की बात करते हैं। तो अब तक स्टीव जॉब्स की नई कंपनी नेक्स्ट का कंप्यूटर रेडी हो चुका था और फिर 12 अक्टूबर 1988 को ये कंप्यूटर स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। और अब तक बिजनेस में स्टीव जॉब्स की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन बहुत जल्द उनकी किस्मत बदलने वाली थी। बिकॉज जुलाई 1991 में उनकी दूसरी कंपनी पिक्सर ने डिज्नी के साथ एक डील साइन की कि पिक्सर डिज्नी के लिए 3 एनिमेटेड मूवीज बनाएगा, जिसमें से एक मूवी थी टॉय स्टोरी। ये मूवी के बारे में आपने शायद सुना ही होगा और आपने शायद देखी भी होगी। और फिर 18 मार्च 1991 को स्टीव जॉब्स ने लॉरेनी पोवेल के साथ शादी कर ली और फिर सितंबर 1991 को उनके पहले बेटे रीड पॉल जॉब्स ने जन्म लिया। और फिर फास्ट फॉरवर्ड 4 इयर्स अगस्त 1995 में उनकी दूसरी बेटी एरिन सिएना जॉब्स का जन्म हुआ। और अब तक पिक्सर की पहली मूवी टॉय स्टोरी तैयार हो चुकी थी और 22 नवंबर 1995 को ये
मूवी रिलीज हुई और ये मूवी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी थी। लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने भी ये मूवी देखी है और एक 1995 की मूवी के हिसाब से इसके एनिमेशंस, ग्राफिक्स, स्टोरी सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखना। और दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स के निकलने के बाद एप्पल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। एक के बाद एक उसके सभी प्रोडक्ट्स फेल हो रहे थे और एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पर आ गया था। और फिर आखिरी उम्मीद के रूप में एप्पल ने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को खरीद लिया और इस तरह स्टीव जॉब्स को वापस कंपनी में ले लिया। लेकिन तभी स्टीव जॉब्स सिर्फ एज अ एडवाइजर वापस आए थे। लेकिन अभी भी एप्पल को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ रहा था और इसीलिए एप्पल के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि उस टाइम पे जो एप्पल के सीईओ थे गिल एमिलियो, उनको रिप्लेस किया जाए। और इसीलिए 16 सितंबर 1997 को स्टीव जॉब्स एप्पल के इंटरिम सीईओ बन गए। इंटरिम सीईओ का मतलब होता है कि जब तक कोई बेहतर सीईओ ना बन जाए तब तक के लिए एक टेम्पररी सीईओ स्टीव जॉब्स को बनाया गया। और सीईओ बनते ही स्टीव जॉब्स ने जो पहली चीज की वो थी जो मैकिंटॉश का कमर्शियल जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, वो जिन्होंने वो कमर्शियल बनाया था उनसे वापस स्टीव जॉब्स ने कांटेक्ट किया और एक और कमर्शियल बनवाया और एप्पल को एक नई टैगलाइन दी जिसका नाम था थिंक डिफरेंट। और एप्पल का ये नया कमर्शियल भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और एक बार फिर से पूरे दुनिया की नजर एप्पल की तरफ मुड़ गई थी। और फिर 6 मई 1998 को स्टीव जॉब्स ने अपने रिटर्न के बाद पहला कंप्यूटर लॉन्च किया जिसका नाम था iMac और ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। और फिर 1998 में स्टीव जॉब्स की सबसे छोटी बेटी ईव जॉब्स का जन्म हुआ और फिर 28 नवंबर 1998 को पिक्सर ने अपनी सेकंड मूवी रिलीज की जिसका नाम था अ बग्स लाइफ। ये मूवी भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और फिर 19 नवंबर 1999 को पिक्सर ने एक और मूवी रिलीज की जिसका नाम था टॉय स्टोरी 2 और अगेन ये मूवी भी बहुत ज्यादा हिट रही, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। और फिर 5 जनवरी 2000 को स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरिम सीईओ के टाइटल से इंटरिम को हटा दिया और वो एप्पल के परमानेंट सीईओ बन गए। और उस टाइम पे म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, बहुत सारे लोग म्यूजिक सुन रहे थे, तो एप्पल ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और 19 जनवरी 2001 में एप्पल ने iTunes को लॉन्च किया और अगेन ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। और फिर 19 मई 2001 को एप्पल ने अपना पहला एप्पल स्टोर लॉन्च किया और ये भी लोगों को काफी पसंद आया। और फिर 23 अक्टूबर 2001 को एप्पल ने iPod को लॉन्च किया जो कि एक म्यूजिक प्लेयर था और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आया और iPod और iTunes की मदद से एप्पल ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल डाला था। और स्टीव जॉब्स के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अक्टूबर 2003 में उनको एक बुरी खबर मिली कि उनके पैंक्रियाज में कैंसर था और इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने मेडिकल लीव ली और 31 जुलाई 2004 को उन्होंने अपने कैंसर की सर्जरी करवाई। और फिर कुछ टाइम आराम करने के बाद स्टीव जॉब्स वापस काम पर आ चुके थे और तभी क्योंकि पिक्सर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, उसकी हर एक मूवी सक्सेसफुल जा रही थी, तो इसीलिए मई 2006 में डिज्नी ने डिसाइड किया कि वो पिक्सर कंपनी को खरीद लेगा और इससे स्टीव जॉब्स डिज्नी कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए। और फिर तभी स्टीव जॉब्स ने एक चीज नोटिस की कि तभी लोग बहुत सारे डिवाइसेस कैरी करते थे, मतलब एक सेलफोन था कॉल्स और मैसेजेस के लिए, फिर एक iPod था म्यूजिक सुनने के लिए और एक इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस था इंटरनेट यूज करने के लिए, ईमेल और वेब ब्राउजिंग के लिए। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स कैरी करना लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये देखकर स्टीव जॉब्स को ऐसा लगा कि एप्पल को एक ऐसा डिवाइस लॉन्च करना चाहिए जो कि ये तीनों प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दे। और फिर काफी सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद फाइनली 9 जनवरी 2007 को एप्पल ने ये डिवाइस लॉन्च किया और इसका नाम रखा आईफोन। और ये कितना ज़्यादा पॉपुलर रहा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ऑलरेडी जानते होंगे। और आजकल जो हम ये फ़ोन का डिज़ाइन देख रहे हैं, इन सब की शुरुआत आईफोन से ही हुई थी और आईफोन की मदद से एप्पल बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगा था। और फिर 2007 में एप्पल ने अपने iMac कंप्यूटर को रीडिज़ाइन कर दिया। फिर 2008 में उन्होंने मैकबुक एयर लैपटॉप को लॉन्च किया और ऐप स्टोर को भी लॉन्च किया और ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और अगेन सब चीज़ें बहुत ही सही चल रही थी। लेकिन 14 जनवरी 2009 को स्टीव जॉब्स को दोबारा से एक मेडिकल लीव लेनी पड़ी बिकॉज फिर से उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। अब उनका कैंसर उनके लीवर तक पहुंच चुका था और इसीलिए 21 मार्च 2009 को उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा और इसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया था। और फिर 9 सितंबर 2009 को इन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिक अपीयरेंस की अपने लीवर ट्रांसप्लांट के बाद। और फिर 27 जनवरी 2010 को इन्होंने iPad को लॉन्च किया और अगेन एप्पल का ये प्रोडक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और फिर 25 मई 2010 को एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। और फिर 2 मार्च 2011 को स्टीव जॉब्स ने iPad 2 को अनाउंस किया और ये उनका लास्ट प्रोडक्ट अनाउंसमेंट था बिकॉज इसके बाद फिर से उनकी तबीयत खराब होने लगी और उनको फिर से एक मेडिकल लीव लेनी पड़ी। और अब तो इनकी हालत और भी खराब हो चुकी थी और कुछ महीने रेस्ट करने के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग को अटेंड किया और वहां पर उन्होंने सबसे कहा कि मैं हमेशा से कहता रहता कि अगर कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं एप्पल CEO के रूप में अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाऊंगा तब मैं खुद आकर आप सबको बताऊंगा। न चाहते हुए भी आज वो दिन आ चुका है।
और फिर 24 अगस्त 2011 को स्टीव जॉब्स ने सीईओ के टाइटल से रिजाइन किया और उन्होंने सजेस्ट किया कि एप्पल का नेक्स्ट सीईओ टिम कुक को बनाया जाए, जो कि तब से लेके आज तक एप्पल के सीईओ हैं। और उसके बाद 5 अक्टूबर 2011 को अपनी वाइफ, अपने सभी बच्चे और अपनी दोनों बहन मोना सिम्पसन और पैटी जॉब्स, इन सब के बीच में स्टीव जॉब्स ने अपनी आखिरी सांसें ली। और जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली तो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए और स्टीव जॉब्स के घर के बाहर, एप्पल के हेडक्वार्टर्स के बाहर और जितने भी एप्पल स्टोर थे न्यूयॉर्क में, चाइना में और बाकी जितने भी कंट्रीज में, उन सब के बाहर लोगों ने फ्लावर्स रखकर स्टीव जॉब्स को श्रद्धांजलि दी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एक बिजनेसमैन की डेथ से लोग इतने ज़्यादा उदास हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़े रॉकस्टार की डेथ हो गई है। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई एक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला सके। स्टीव जॉब्स ने ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाकर दिखाया। उन्होंने म्यूजिक और इंटरनेट को हमारे पॉकेट में लाकर रख दिया। तो बस यही थी स्टीव जॉब्स की कहानी। और एप्पल में रिटर्न करने के बाद उन्होंने जो थिंक डिफरेंट वाला कमर्शियल बनाया था, उसकी पोएम उन्होंने खुद लिखी थी और उसमें एक लाइन थी, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। मतलब जो लोग इतने पागल होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल देंगे, एक्चुअल में वही लोग दुनिया बदल कर दिखाते हैं। तो बस इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आप ऐसे ही और भी लोगों की बायोग्राफी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।